दोस्तों सादर नमस्कार। अभी जो है कि संध्या के 8:06 हो रहे हैं और हम लोग जो है कि अपने वीडियो की शुरुआत करेंगे। ठंड काफी बढ़ गई है तो अपना ध्यान रखें, अपने आसपास लोगों का भी ध्यान रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग का क्वेश्चन में लेके आए हैं दोस्तों। 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के। 30 ऑन वन लाइनर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने। ठीक है, स्लाइड नंबर 1 पहली स्लाइड मैंने खोल दिया दोस्तों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर कौन है। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि पता है आप सभी को कि फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर जी हर्बर लैंड है। ठीक है, अगर नहीं पता है तो इनको याद रखिएगा, जी हर्बर लैंड। जी हर्बर लैंड जी को फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर बोलते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या है? तो किसी भी प्लांट के पार्ट को कट करके प्लांट का टिश्यू लेकर के उसको कंट्रोल एटमॉस्फेरिक कंडीशन में रख करके उससे जो है कि नए कैलस का, नए प्लांट का डेवलपमेंट करना ही टिश्यू कल्चर कहलाता है। तो इसके जो प्रणेता हैं, इसके जो फादर हैं दोस्तों, जी हर्बर लैंड साहब है। ठीक है, जी हर्बर लैंड। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। फादर ऑफ बॉटनी, तो फादर ऑफ बॉटनी कौन है दोस्तों? तो फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस साहब को जो है कि वनस्पति विज्ञान के पितामह के रूप में जाना जाता है, फादर ऑफ बॉटनी के रूप में जाना जाता है। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। फादर ऑफ जूलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान के फादर कौन है? जंतु विज्ञान के पितामह कौन है? तो जंतु विज्ञान के पितामह दोस्तों अरस्तु को माना जाता है। अरिस्टोटल जिनका नाम होता है, अरिस्टोटल या फिर अरस्तु जिनको हिंदी में लोग बोलते हैं आम भाषा में। तो अरस्तु को जो है कि फादर ऑफ जूलॉजी माना जाता है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो जेनेटिक्स के फादर कौन है? तो जेनेटिक्स के फादर है दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था बीएचयू में कि ग्रेगर जॉन मेंडल की सही स्पेलिंग क्या है, व्हाट इज द करेक्ट ग्रेगर जॉन मेंडल स्पेलिंग। तो कई सारे ऑप्शन दिए थे दोस्तों और उसमें से एक ऑप्शन सही था, ग्रेगर जॉन मेंडल, GREGORJOHNMENDEL मेंडल। तो ये स्पेलिंग था दोस्तों। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज किए थे। ठीक है, तो बीएचयू कुछ भी क्वेश्चन पूछता रहता है दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द लॉन्गेस्ट माइटोसिस फेज इज। ठीक है, जो लॉन्गेस्ट माइटोसिस फेज होता है वो कौन सा होता है दोस्तों? माइटोसिस और मियोसिस तो जो है कि डिवीजन के प्रक्रिया होते हैं सेल डिवीजन के। तो माइटोसिस में जो लॉन्गेस्ट फेज होता है दोस्तों वो सबसे पहला वाला फेज होता है, यानी जिसको कि हम लोग प्रोफेज बोलते हैं। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये 4 फेज होते हैं माइटोसिस के। तो माइटोसिस का जो सबसे पहला फेज होता है प्रोफेज, वो सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है दोस्तों। सबसे लॉन्गेस्ट कड़ी होती है माइटोसिस डिवीजन की। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। सेग्रीगेशन अकर्स ड्यूरिंग। सेग्रीगेशन किस डिवीजन में होता है? कौन से डिवीजन में सेग्रीगेशन होता है? यानी कि एक मदर सेल 2 पुत्री सेल में कन्वर्ट हो जाती है, ऐसा जो है कि किस डिवीजन में देखने को मिलता है? तो ऐसा तो दोनों में, माइटोसिस डियोसिस दोनों में होता है, लेकिन सेग्रीगेशन की प्रक्रिया यानी कि क्रोमोसोम्स की संख्या जिसमें आधी रह जाती है वो होता है मियोसिस में। मियोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन में सेग्रीगेशन की प्रोसेस, सेग्रीगेशन देखने को मिलता है दोस्तों। तो आप हमेशा याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेग्रीगेशन अकर्स ड्यूरिंग। मियोसिस के समय जो है कि सेग्रीगेशन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है दोस्तों कि बैक्टीरियोफेज या बैक्टीरियोफाजेज आर। बैक्टीरियोफाज क्या होते हैं? तो दोस्तों जो बैक्टीरिया को खाया जाता है उसी को बैक्टीरियोफाज बोलते हैं। तो बैक्टीरियोफाज एक तरह का वायरस होता है दोस्तों। सिंगल स्ट्रेन डीएनए होता है, सिंगल स्ट्रेन डीएनए वाला वायरस होता है दोस्तों बैक्टीरियोफाज। और ये बैक्टीरिया को ही फीड करता है। ठीक है, बैक्टीरिया को भोजन बना लेता है अपना।
बैक्टीरिया के अंदर घुस करके उसमें अपना डीएनए स्ट्रेन बढ़ा लेता है और अपनी संख्या बढ़ाता है और पूरे के पूरे बैक्टीरिया को रप्चर करके खा जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया को डिस्टर्ब कर देता है। क्वेश्चन नंबर 8, इन माइटोकॉन्ड्रिया फाउंड ओनली 7s टाइप ऑफ राइबोसोम्स। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है दोस्तों कि माइटोकॉन्ड्रिया में केवल जो है कि 70s टाइप पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो दोस्तों राइबोसोम्स पाया जाता है। राइबोसोम्स दो टाइप के होते हैं, 70s और 80s। तो माइटोकॉन्ड्रिया में 70s टाइप के ही राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन इज नोन एज। जीन का जो अल्टरनेट फॉर्म है, जीन की बिल्कुल डुप्लीकेट कॉपी है, उसको क्या बोलते हैं? उसको दोस्तों बोलते हैं एलील। जीन के डुप्लीकेट कॉपी को एलील बोलते हैं दोस्तों। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन इज नोन एज एलील। जीन की डुप्लीकेट कॉपी या जीन का अल्टरनेट कॉपी एलील कहलाता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये एलील वाला। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि टिफ्ट 60, TIFT टिफ्ट 60 is an important source of male sterility in। टिफ्ट 60 एक इंपॉर्टेंट सोर्स है मेल स्टेरिलिटी का। किस क्रॉप में? तो सोरघम क्रॉप में। सोरघम क्रॉप में जो है कि टिफ्ट 60 को जो है कि एक सोर्स के रूप में यूज किया जाता है, मेल स्टेरिलिटी के लिए यूज किया जाता है टिफ्ट 60 को। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स आर। ऐसे कौन से क्रॉप हैं जो ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड है? ठीक है, ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स कॉटन और सोरगम होता है दोस्तों। ये कभी कभी क्रॉस पॉलिनेशन होता है इसमें। ठीक है, हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता है। ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन क्रॉप है कॉटन और सोरगम। क्वेश्चन नंबर 12, कैरेक्टर्स विच एक्सप्रेस इन वन सेक्स ओनली इज। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि कैरेक्टर विच एक्सप्रेस इन वन सेक्स ओनली इज। ऐसे कौन से कैरेक्टर हैं जो केवल वन सेक्स को एक्सप्रेस करते हैं? ऐसे कैरेक्टर जो केवल वन सेक्स को एक्सप्रेस करते हैं वो कहलाते हैं आपके सेक्स लिमिटेड ट्रैट्स। ठीक है दोस्तों, जो केवल वन सेक्स को एक्सप्रेस करते हैं कैरेक्टर, वो जो है कि सेक्स लिमिटेड ट्रैट्स या सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। द मोस्ट अबंडेंट फॉर्म ऑफ आरएनए इज नोन एज। मोस्ट अबंडेंट यानी कि सबसे ज्यादा पाया जाने वाला आरएनए का फॉर्म कौन सा है? तो दोस्तों टीआरएनए। टी यानी कि ट्रांसजेनिक आरएनए, जो ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है। तो ट्रांसफर आरएनए जो है कि दोस्तों आरएनए 3 टाइप का होता है, टीआरएनए, आरआरएनए और एक और होता है मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए। तो टीआरएनए जो है कि दोस्तों 80% पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, द थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द थियरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय। थियरी ऑफ इनहेरिटेंस यानी कि अनुवंशिकता का नियम। अनुवंशिकता का नियम कौन दिया था? तो अनुवंशिकता का नियम दिया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने। इसीलिए जो है कि इनको अनुवंशिकी का फादर माना जाता है, जेनेटिक्स के पितामह माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, द शॉर्टेस्ट फेज ऑफ ऑल द माइटोसिस फेज इज एनाफेज। ठीक है, पूछा था माइटोसिस फेज का सबसे लॉन्गेस्ट फेज, तो दोस्तों बताया था मैंने प्रोफेज। और सबसे शॉर्टेस्ट फेज, सबसे छोटा फेज, छोटी अवस्था, तो वो होता है दोस्तों लास्ट वाला फेज, एनाफेज। 4 फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, एनाफेज। तो एनाफेज दोस्तों सबसे लास्ट वाली अवस्था होती है और सबसे शॉर्ट अवस्था होती है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज राइबोसोम। प्रोटीन सिंथेसिस कहां पे होता है? तो प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम्स पे होता है। राइबोसोम्स का खोज कौन किया था? डी डूबे ने। ठीक है, तो साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के ऊपर ही प्रोटीन का संश्लेषण होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। क्वेश्चन नंबर 17, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज। जीवन का फिजिकल बेसिस क्या है? ठीक है, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ प्रोटोप्लाज्म को माना जाता है दोस्तों।
प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य, जो सेल वॉल के अंदर सैप होता है उसी को दोस्तों बोलते हैं, जो सेल के अंदर सैप होता है, सबस्टेंस होता है, उसी को प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो उसी को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ बोला जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, ओनियन इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, ओनियन यानी कि प्याज किसका मॉडिफाइड फॉर्म है? तो ओनियन दोस्तों लीफ का, पत्तियों का मॉडिफाइड फॉर्म होता है ओनियन। इसको भी आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, ओनियन एंड गार्लिक आर एग्जांपल ऑफ, ओनियन और गार्लिक जो है कि किस क्रॉप के एग्जांपल है, यानी कि किसके एग्जांपल है? ओनियन और गार्लिक को किसके नाम से जाना जाता है? तो ये बल्ब क्रॉप है दोस्तों, ये बल्ब क्रॉप के एग्जांपल है, इनको बल्ब क्रॉप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, घरों में जो बल्ब होता है वो ओनियन की तरह, प्याज की तरह या फिर लहसुन की तरह होता है। तो आप इससे याद रखेंगे कि इनको बल्ब के नाम से जाना जाता है, बल्ब क्रॉप के नाम से जाना जाता है। एडिबल पार्ट ऑफ एप्पल, एप्पल का जो खाने वाला पार्ट होता है दोस्तों उसको फ्लैसी थैलेमस बोलते हैं। ठीक है, या फिर थैलेमस भी बोल सकते हैं। एडिबल पार्ट ऑफ एप्पल को थैलेमस बोल सकते हैं। एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो, मैंगो का एडिबल पार्ट क्या है? मैंगो का खाने वाला पार्ट क्या है? तो दोस्तों मैंगो का जो बीच वाला हिस्सा होता है जिसको मीजोकार्प बोलते हैं, ठीक है, वही खाने वाला पार्ट होता है। तो मैंगो का एडिबल पार्ट क्या हो जाएगा? मीजोकार्प। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट, कोकोनट यानी कि नारियल, नारियल का एडिबल पार्ट पूछ दिया दोस्तों। तो नारियल का एडिबल पार्ट क्या होता है? एंडोस्पर्म। जो नारियल का अंदर का पोर्शन होता है व्हाइट व्हाइट, वो दोस्तों एंडोस्पर्म होता है नारियल का, उसी को हम लोग खाते हैं। तो नारियल का यानी कोकोनट का जो एडिबल पार्ट होता है वो एंडोस्पर्म होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, एन एजेंट दैट कॉजेस जीन म्यूटेशन, म्यूटेशन इज कॉल्ड एज, ऐसा एजेंट जो जीन म्यूटेशन को परफॉर्म करता है, ठीक है, और उस तरह के म्यूटेशन को क्या बोलते हैं? तो म्यूटाजेन बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, म्यूटेशन क्या होता है पहले इसको समझते हैं। म्यूटेशन सडन चेंज इन वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल में आकस्मिक कोई चेंज हो जाता है उसी को म्यूटेशन बोलते हैं। मान लीजिए इस समय ह्यूमन पॉपुलेशन चल रही है और अचानक से मनुष्यों के जो कान है बड़े हो जाए या फिर कान के पास छेद हो जाए रेस्पिरेशन के लिए, चाहे कुछ नया हो जाए बॉडी के अंदर, कुछ नई चेंजिंग हो जाए, किसी भी बॉडी में किसी भी सब्सटेंस में कुछ नया चेंज हो जाता है तो उसी को दोस्तों म्यूटेशन बोलते हैं। मान लीजिए कोई क्रॉप लगी हुई है, राइस की क्रॉप लगी हुई है और अचानक से उसके क्रॉप में कुछ चेंजिंग आ जाए तो उसी को म्यूटेशन बोलते हैं, यानी कि सडन चेंज इन वेरिएबल इज कॉल्ड म्यूटेशन। तो ऐसे एजेंट जो जीन में म्यूटेशन का काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको दोस्तों म्यूटाजेन बोलते हैं। ठीक है, ऐसे एजेंट जो जीन के अंदर म्यूटेशन का काम कर देते हैं, म्यूटेशन यानी सडन चेंज का काम कर देते हैं, उनको म्यूटाजेन बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, मोस्ट म्यूटेंट टॉलरेंट आर, म्यूटेंट के प्रति टॉलरेंट क्या होते हैं? पॉलीप्लाइड्स होते हैं दोस्तों। मोस्ट म्यूटेंट टॉलरेंट्स क्या होते हैं? पॉलीप्लाइड्स होते हैं। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे, याद रखने वाली चीज है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ बनाना इज नोन एज, बनाना के फ्लावर विन्यास को यानी कि इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं? केला के इन्फ्लोरेसेंस को, फ्लावर को इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहते हैं? तो दोस्तों केला के इन्फ्लोरेसेंस को, बनाना के इन्फ्लोरेसेंस को स्पैडिक्स के नाम से जाना जाता है। हाँ दोस्तों, स्पैडिक्स, स्पैडिक्स याद रखेंगे। बनाना के इन्फ्लोरेसेंस को कहते हैं। द थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज प्रपोज्ड बाय, क्वेश्चन नंबर 26, द थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज प्रपोज्ड बाय। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन की थियरी किसके द्वारा दिया गया था? तो दोस्तों चार्ल्स डार्विन के द्वारा जो है कि नेचुरल सिलेक्शन का थियरी दिया गया था। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन का थियरी जो है कि चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। नेचुरल सिलेक्शन क्या है दोस्तों? एक ब्रीडिंग मेथड है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, द थियरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स वाज प्रपोज्ड बाय, थियरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की थियरी, एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का नियम किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? तो वो लैमार्क के द्वारा दिया गया था। डार्विनवाद और लैमार्कवाद आपने पढ़ा होगा, लैमार्कवाद और डार्विनवाद दोस्तों।
काफी विवाद था इन्होंने इनका जीवों के क्रमिक विकास में, और काफी बड़ा रोल है इनके थियरी का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। सिंगल जीन अफेक्टिंग मोर देन वन कैरेक्टर इज नोन एज। कोई एक सिंगल जीन है और एक से ज्यादा कैरेक्टर को अफेक्ट कर देता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? उस प्रोसेस को दोस्तों बोलते हैं प्लियोट्रॉफी। कोई सिंगल जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को अगर अफेक्ट करता है तो उसको प्लियोट्रॉफी बोलते हैं। कोई एक सिंगल जीन द्वारा, एक छोटे से सिंगल जीन के द्वारा एक से ज्यादा कैरेक्टर को अगर अफेक्ट किया जाता है तो उसको प्लियोट्रॉफी बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्लियोट्रॉफी नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। गार्लिक एंड टर्मरिक आर एग्जांपल ऑफ मॉडिफाइड स्टेम ऑफ। बोल रहा है कि गार्लिक यानी कि लहसुन, नहीं सॉरी अदरक, गार्लिक यानी अदरक, टर्मरिक यानी कि हल्दी, आर द एग्जाम्पल ऑफ मॉडिफाइड स्टेम ऑफ। ये जो है कि किस मॉडिफाइड स्टेम के एग्जाम्पल है? तो इनको जो है कि मॉडिफाइड स्टेम है, इनको राइजोम कहा जाता है। गार्लिक और टर्मरिक को जो है कि दोस्तों राइजोम कहा जाता है। ठीक है, गार्लिक मतलब तो लहसुन होता है ना, यहाँ जिंजर होना चाहिए। जिंजर में अदरक होता है दोस्तों, जिंजर होना चाहिए यहाँ पे। गार्लिक तो लहसुन हो गया। ठीक है, गार्लिक आपका राइजोम नहीं है, जिंजर आपका राइजोम होता है, टर्मरिक आपका हल्दी राइजोम होता है। तो जिंजर और टर्मरिक ये जो है कि मॉडिफाइड स्टेम होते हैं राइजोम के। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, इसको सही कर लेंगे। द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम कैन बी बेस्ट ऑब्जर्व ड्यूरिंग। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम कैन बी बेस्ट ऑब्जर्व ड्यूरिंग। जो क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर है उसको जो है कि बढ़िया तरीके से ऑब्जर्व किया जा सकता है। किस फेज में? माइटोसिस डिवीजन के, मियोसिस डिवीजन के 4 फेज होते हैं दोस्तों, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो मेटाफेज में क्या होता है कि क्रोमोजोम्स जो है कि आधा होना, अलग होना शुरू हो जाते हैं। तो जब क्रोमोजोम अलग होते हैं, एक सिंगल पेयर से वो डबल पेयर से टूट करके सिंगल पेयर में कन्वर्ट होते हैं, तो उस समय मेटाफेज के समय उनको जो है कि ऑब्जर्व करना, क्रोमोजोम्स को देखना, ऑब्जर्वेशन करना काफी आसान होता है और बेस्ट टाइम होता है। ठीक है, उनका ऑब्जर्वेशन मेटाफेज के समय बेहतर ढंग से किया जा सकता है। तो यही क्वेश्चन था दोस्तों। चलिए क्वेश्चन 30 खत्म हो गया। तो आप बताएंगे कि हमारा यह प्रयास कैसा लगता है दोस्तों आपको, और आपका कमेंट, आपके द्वारा जो है कि लिखा हुआ कमेंट मोटिवेशन देगा मुझे दोस्तों। तो वीडियो पे नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जरूर बताइए कि मेरा प्रयास कैसा लगता है आपको। अगर अच्छा लगता है तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगी, और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।